ध्यान से देखिए, कल का जो अगर आपको डिस्कशन याद हो, ध्यान से देखिए बच्चों। सो कल जो भी अपन ने डिस्कशन किया था मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। बच्चों मैं बात कर रहा था ईसीबीस की। ईसीबीस का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर आपको याद हो, इट्स नथिंग बट अ लोन बोरोइंग रेज्ड बाय इंडियन एंटिटीज या रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज। दो ऑप्शन थे इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट ऑप्शन में क्या करते थे अपन? ओए बच्चों, अंडर फर्स्ट ऑप्शन व्हाट वी यूज्ड टू डू? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपन इंडियन करेंसी में बोरो करते थे। कौन सी करेंसी बोरो करते थे? अंडर द फर्स्ट ऑप्शन फॉरेन करेंसी में बोरो करते थे। अंडर द सेकंड ऑप्शन इंडियन करेंसी में बोरो करते थे। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर दोनों ही ऑप्शन के अंदर सेम थे। नहीं सॉरी, लेंडर दोनों में सेम थे ना? हाँ सॉरी, लेंडर सेम थे, बोरोवर्स अलग अलग थे। अंडर ऑप्शन वन, पहले ऑप्शन में बोरोवर कौन कौन था? जितने भी लोग एफडीआई एक्सेप्ट करते हैं वो। उसके बाद अपना सिडबी, स्मॉल यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और पोर्ट ट्रस्ट, याद है आपको? ऑप्शन टू में क्या होता है? सिर्फ इंडियन रुपीस में बोरोइंग होता है ऑप्शन टू में। ऑप्शन वन वाले प्लस माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइजेस। कौन सी बच्चों? माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइजेस, यही थी ना? चलिए अच्छा, नाउ अब मुझे बताइए, माइक्रो फाइनेंस वाले थे, उसके बाद कौन था? सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स और एनजीओ, ये सब। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है दोनों जगहों पे? कुछ भी नहीं है। एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कहां से होना चाहिए? ही शुड बी फ्रॉम एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री, या फिर वो कंट्री जिसने आईओस्को का मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या किया है? साइन किया है। और अगर वो साइन नहीं किया तो सेबी के साथ क्या साइन किया है? बायलैटरल अग्रीमेंट किया है, साइन। यस और नो? क्या आपका फॉरेन इक्विटी होल्डर्स भी हो सकते हैं? अरे क्या फॉरेन इक्विटी होल्डर भी हो सकता है? यस, आप उससे भी क्या कर सकते हैं? विड्रॉ, उससे भी पैसे क्या कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं। यस और नो? चलिए, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना था? 3 साल का था। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या था? 3 साल का था। लेकिन अगर किसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईसीबी रेस करे कितने $1 मिलियन तक का? $50 मिलियन तक का, तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना था? 1 ईयर। याद है आपको? ईसीबी अगर आपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया है, ओए किसे लिया है? वो भी क्या हमेशा के लिए, टाइम पास के लिए, वर्किंग कैपिटल या फिर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 इयर्स। लेकिन ये वाला ईसीबी आपको किससे लेना नहीं है? इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच से लेना नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली इंडियन रुपीस में होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको फॉरेन जाके लेना है तो इससे अच्छा आप क्या कर लो, इंडिया में ही ले लो। ईसीबी फॉर वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर फर्दर लर्निंग, याद है? वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर से ले रहे हैं क्या? अपने इन्वेस्टर से ले रहे हैं? नहीं। किससे ले रहे हैं? किसी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से ले रहे हैं, या फिर एनबीएफसी ले रही है। इंडियन एनबीएफसी क्या कर रही है? फॉरेन से ईसीबी रेस कर रही है। क्यों रेस कर रही है? वो पैसे लेगी और इंडिया में आके उसको क्या करेगी? लैंड करेगी। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है? हाँ, और ये ईसीबी आप किससे रेस नहीं कर सकते? ये ईसीबी आप फॉरेन ब्रांचेस से क्या नहीं कर सकते? रेज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट ईसीबी देखेंगे। ईसीबी रेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर व्हाट बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और फर्दर लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर सेम पर्पस। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 7 इयर्स। नाउ डी वाला पॉइंट कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? आपने ईसीबी, इसी मतलब आपने लोन लिया, मेरी एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मैंने क्या लिया? लोन लिया। किससे लोन लिया? फॉरेन के सोर्स से लोन लिया। लेकिन लोन का पर्पस क्या था? एक मिनट, ईसीबी रेस्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स रेस्ड डोमेस्टिकली, मतलब आपने लोन क्यों लिया था? आपने इंडिया में क्या किया था? आपने इंडिया में कोई लोन रेस किया था, और कैसे? रुपीस में लोन रेस किया था। और एक मिनट, वो लोन आपने इंडिया में रुपीस में क्यों रेस किया था? फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने इंडिया में लोन लिया था, किसके लिए? कोई हैवी मशीन खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? तो मैंने रुपीस में लोन लिया था, हैवी मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लोन लिया था।
क्या बच्चों मेरी कंपनी उस लोन को जो मैंने कहां से लिया था, इंडिया से लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लिया था, रुपये में लिया था, क्या उस लोन को रीपे करने के लिए मेरी कंपनी ईसीबी रेस कर सकती है? हाँ या ना? समझो, मैंने लोन इंडिया में लिया था एक मशीन खरीदने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बैंक ऑफ जापान गया। कहां गया? बैंक ऑफ जापान, इट्स एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री, तो वहां की बैंक लोन दे सकती है, तो मैं बैंक ऑफ जापान गया, बैंक ऑफ जापान ने मुझे जो लोन दिया वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। तो बैंक ऑफ जापान से जो मैंने लोन लिया है, क्या मैं उससे एसबीआई का रुपी वाला लोन वापस कर सकता हूं? हाँ या ना? समझा क्या मैंने क्या बोला? प्रतीक्षा क्या बोला मैंने? आज तक एक आंसर नहीं बताया, एक आंसर। व्हाट में क्या बोला मैंने? सीधे एक, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो। मैं कौन हूं? इंडियन कंपनी है। मैंने किस लिए लोन रेज किया है? मैंने इंडिया में लोन लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन्स खरीदने के लिए, ठीक है? वो लोन ऑब्वियसली ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो क्या मैं इस लोन को रीफाइनेंस करने के लिए, क्या बोलते हैं इस लोन को, क्या मैं दूसरा लोन ले सकता हूं ईसीबी के अंदर? यस। और यहां पे मैच्योरिटी कितनी होगी? 7 इयर्स की। अच्छा, मैं तो ठीक हूं। क्या एनबीएफसी लोन ले सकती है? और फॉर फर्दर लेंडिंग बाय एनबीएफसी, फॉर विच पर्पस? सेम पर्पस। मतलब ये तो हो गया। और फॉर फर्दर लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर सेम पर्पस। सेम पर्पस बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या एनबीएफसी भी लोन ले सकती है? एनबीएफसी लोन लेने के बाद क्या करेगी? उसको लैंड करेगी, ईसीबी रेस करेगी 2%, 3%, 4% पे, उसके बाद पैसा आ जाएगा एनबीएफसी के पास। एनबीएफसी किसको उधार देगी? एनबीएफसी पता है सबको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो किसको लोन देगी? अरे तुम लोग को लोन देगी ना, जिसको बिजनेस के लिए लोन चाहिए। फर्दर लैंडिंग एनबीएफसी का काम ही है पैसे लेना और उधार देना, तो वो 4% पे लेके आएगी। क्या इंडिया में 7 या 8% में लोन दे सकती है? yes. और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है? हाँ, लेकिन ये वाली भी किससे रेज नहीं कर सकते? इंडियन बैंक के फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी से रेज नहीं कर सकते। उसके बाद ईसीबी रेज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा? ईसीबी रेज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन availed domestically for the purpose other than or for further lending by NBFC for same purpose, minimum average maturity is 10 years। कुछ नहीं बच्चों, कितना सिंपल है। अगर कैपिटल तुमने इंडिया में लोन लिया था कैपिटल पर्पस के लिए, उसको रीपेमेंट करने के लिए लोन चाहिए, तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना है? 7 इयर्स। इंडिया में तुमने लोन लिया था, इंडियन रुपीस में लोन लिया था, कौन से पर्पस के लिए? कैपिटल पर्पस के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए तुमने इंडिया में लोन लिया था। उस लोन को क्या करने के लिए? रीपे करने के लिए। उस लोन को क्या करने के लिए? रीपे करने के लिए। या फिर कौन सी? एनबीएफसी। या फिर एनबीएफसी क्या करना चाहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा किसी और पर्पस के लिए लोन देना चाहती है, और उसके लिए उसको लोन लेना है। लोन देने के लिए लोन ईसीबी के थ्रू लेना है। मिनिमम मैच्योरिटी कितना है? 10 इयर्स। बात खत्म। सो नाउ वी विल रिवाइज ईच एंड एवरी मैच्योरिटी पीरियड वंस अगेन। पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 साल में $50 million, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स। इज एवरीवन विद मी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने साल का लोन ले सकती है? मिनिमम 3 इयर्स, सॉरी मिनिमम 1 ईयर। मिनिमम, अगर लोन का अमाउंट कितना है? $50 million तक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर लोन तुम फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो, किस लिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। करेक्ट है? कितना? 5 साल। अगर लोन कौन ले रहे हैं? आप ही लोन ले रहे हो। किसके लिए लोन ले रहे हो? लेकिन अच्छा, ये जो 5 साल वाला है ये तुम किससे ले रहे थे? अपने इक्विटी होल्डर से ले रहे थे, अपने इन्वेस्टर से ले रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर से। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल के लोन ले रहे हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लोन ले रहे हो, या फिर एनबीएफसी लोन ले रही है फर्दर लेंडिंग के लिए। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 10 इयर्स। कितना है? 10 इयर्स। तुम लोन लेते हो, योर कंपनी टेक्स अ लोन,
फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन विच वाज रेज्ड फॉर कैपिटल पर्पस इन इंडिया। या फिर एनबीएफसी भी लेना चाहती, लोन लेना चाहती क्योंकि लोन देना चाहती कैपिटल पर्पस के लिए। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 ईयर। और बस सेम ये वाला पॉइंट, फॉर पर्पस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना साल बच्चों? 10 इयर्स। इज एवरीवन क्लियर? तो ये चीजें याद रखिएगा। अगली बार मैं क्या करूंगा, नोट्स में एक छोटा सा चार्ट बना दूंगा और चार्ट में पीरियड लिख दूंगा, तो पूरे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ट, तो इसको अपडेटेड कॉपी मिलेगी, यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। अब बच्चे एक चीज बताइए, जब आप ईसीबी रेस करते हैं, क्या रेस करते हैं? बच्चों when you raise ECB, ठीक है, डोंट यू थिंक सो आपको खर्चे होते हैं? इंडियन कंपनी जब फॉरेन एंटिटी से, नॉन रेजिडेंट एंटिटी से क्या लेती है? लोन लेती है, तो क्या आपको नहीं लगता बच्चों इंडियन एंटिटी का उसमें खर्चा भी होता है? बच्चों खर्चा होता है, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खर्चा होता है? इंडियन एंटिटी का इसमें अच्छा खासा क्या होता है? खर्च होता है। एक तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, कमीशन वगैरह लगेगा। अगर बैंक को डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, किसी ब्रोकर के थ्रू अप्रोच किया, तो क्या लगेगा? फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लोन एग्रीमेंट वगैरह होता है, उसका खर्च। तो कहने का मतलब है, आप जब क्या लेते हो, लोन लेते हो फॉरेन करेंसी में, तो उसके अगेंस्ट क्या है? देयर इज सम कॉस्ट आल्सो, देयर इज सम। नाउ ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, इसका मतलब होता है मैक्सिमम हाउ मच यू कैन स्पेंड टू रेज ईसीबी, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट आप कितना इनकर कर सकते हो, किस लिए? ईसीबी को रेज करने के लिए। क्या है? बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट। अभी बेसिस पॉइंट मतलब ये अमेरिकन तरीका है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताने का, तो इसमें एक चीज याद रखना, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। ये इंटरनेशनल तरीका है किसको बताने का? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोट करने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताने का इंटरनेशनल तरीका है। तरीका क्या है? अगर वो बोलते हैं 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, तो बेंचमार्क रेट प्लस मैक्सिमम कितना आ सकते हो आप उसके ऊपर? 4.5%। अब बेंचमार्क रेट क्या है? लिबोर। लिबोर क्या? लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिव रेट। एक रेट होता है बेंचमार्क रेट, जिस रेट के नीचे वो कोई बैंक उधार देता नहीं है। जैसे इंडिया में चलता है ना पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट के नीचे कोई भी बैंक क्या नहीं करेगा, आपको उधार देने वाला नहीं है। वैसे बेंचमार्क, बेंचमार्क रेट का मतलब एक स्टैंडर्ड रेट, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान देखिए, तो अगर मान लो लंदन में बेंचमार्क रेट है 7% प्लस 4.5 इज इक्वल टू, तो अगर तुम 100 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, ये $100 मिलियन का लोन ले रहे हो, तो मैक्सिमम तुम कितना खर्चा कर सकते हो? इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के कितना खर्चा कर सकते हो? 11.5% पर ईयर, मतलब 11.5 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हो। कितने मिलियन, या $11.5 मिलियन आप खर्च कर सकते हो। कितने मिलियन डॉलर के पीछे? $100 मिलियन के पीछे। तो दैट इज व्हाट बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, बोलते हो ऑल इन कॉस्ट लिमिट्स। देखते हैं यहां से, बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी हाउ मच बच्चों? 6 मंथ्स। अच्छा, बेंचमार्क रेट कितने महीने का होता है? पूरे साल भर का आता है या 6 महीने का आता है? पूरा साल भर का। जैसे इंडिया में 6 साल भर का आता है, तो वैसे ही क्या बोलना, बेंचमार्क रेट फॉरेन करेंसी किसमें कितने महीने का होगा? 6 महीने का होगा। कितने महीने का होगा? 6। लिबोर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी और एनी अदर इंटरबैंक रेट एप्लीकेबल टू द करेंसी ऑफ द बोरोइंग। कौन सा रेट बच्चों? लिबोर रेट। व्हाट इज लिबोर रेट? लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। मतलब जब दो बैंक के बीच में क्या होगा? करेंसी एक्सचेंज होगा, दो बैंक के बीच में क्या होगा? या बैंक टू बैंक लोन होगा, बैंक को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? कितने महीने का? तो ये हर एक बैंक क्या करता है? बेंचमार्क रेट डिक्लेयर करता है, लिबोर होता है। लिबोर इज व्हाट? मुंबई इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। ठीक है, तो लिबोर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी और एनी अदर बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक और एनी अदर इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू व्हाट बेटा? करेंसी ऑफ बोरोइंग। तो अपन बच्चे यूरो में बोरो कर रहे हैं, किस में बोरो कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल बच्चों, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई, जब आप ईसीबी रेस करते हो, अगर फॉरेन करेंसी में ईसीबी रेस करते हो, तो कौन सी करेंसी में? अगर फॉरेन करेंसी में ईसीबी बोरो करते हो, तो अच्छा होता है ना, एक तरह से इंडिया में फॉरेन करेंसी भी आती है, तो उनके रेट्स हैं कि अगर कोई यूरो में बोरो करता है तो लिबोर वुड बी 7%,
तो अलग अलग करेंसी के लिए उनके रेट्स क्या है, अलग अलग है। कौन से रेट्स, बेंचमार्क रेट विल बी लिबोर, बेंचमार्क रेट विल बी, बट अलग अलग करेंसी में। फॉर एग्जांपल आप लंदन से लोन ले रहे हो बट डॉलर में ले रहे हो तो बेंचमार्क रेट विल बी डिफरेंट फॉर डॉलर। फॉर एग्जांपल इफ मनी इज borrowed from German lender then Euribor may be considered as benchmark rate, यूरोपियन इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। अगर आप यूएस से बोरो कर रहे हो तो यूएस के जो बैंक्स के अलग अलग करेंसी के लिए क्या होगा बच्चों, अलग अलग रेट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग बेंचमार्क रेट होगा। इन केस ECB रेज्ड इन इंडियन रुपीज देन बेंचमार्क रेट वुड बी व्हाट बेटा, बेस्ट। फॉरेन से बोरो कर रहे हो बट कौन सी करेंसी बोरो कर रहे हो, इंडियन करेंसी, तो बेंचमार्क रेट कौन सा होगा अपना, जो कुछ नहीं बच्चों, कौन सा रेट बच्चों, प्रिवेलिंग यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, तो बच्चों जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट पे करती है, इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है, दैट वुड बी व्हाट, बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट प्लस 4.5%। ऑल इन कॉस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉस्ट, क्या क्या आ जाएगा बच्चों, वही ऑल इन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीस, एक्सपेंसेस, गारंटी फीस। गारंटी फीस क्या है, तुम फॉरेन से उधार ले रहे हो ना, तुम फॉरेन से क्या ले रहे हो, तो तुम्हारे बिहाफ पे कोई गारंटी देगा, कौन गारंटी देगा, अपना इंडियन बैंक गारंटी देगा कि भाई मेरे कंट्री का आदमी, मैं इसको जानता हूँ, अगर ये लोन नहीं चुका पाया तो इसके बिहाफ पे मैं चुकाऊंगा। तो इंडियन बैंक फ्री में करता है क्या, कि तुमसे गारंटी कमीशन लेता है। इंडियन बैंक जो है वो तुमसे क्या चार्ज करता है, गारंटी कमीशन चार्ज करता है। सो क्या क्या आ जाएगा, गारंटी फीस, उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी चार्जेस एंड will not include commitment fees and withholding tax। एक मिनट बच्चों, ये क्या है, एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी चार्जेस। यूएस से लोन लेना आईकेन एकेडमी के लिए आसान होगा या इन्फोसिस के लिए आसान होगा, दोनों एक ही लेवल की कंपनी है। मान लो आईकेन एकेडमी की भी 50,000 करोड़ की कंपनी है, इन्फोसिस भी 50,000 करोड़ की कंपनी, ठीक है। यूएस से लोन लेना आसान किस लिए होगा, क्यों इन्फोसिस के लिए आसान होगा, क्योंकि इन्फोसिस के ब्रांचेस कहां पे लोकेटेड है, इन्फोसिस बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है, कहां पे, फॉरेन में। तो व्हाट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी फीस। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जितने लोग भी क्या करते हैं, जैसे अच्छा शेयर कौन सा होता है, ये अपने को क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है, वैसे ही एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी क्या है, जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं इंडिया में, जितने भी क्या होते हैं, उनकी रेटिंग्स होती है, उनकी क्या होती है, उनकी भी रेटिंग्स होती है कि हाउ गुड एक्सपोर्टर आर दे, वो कितने अच्छे क्या है, एक्सपोर्टर हैं, आप कितना अच्छा सामान सप्लाई करते हैं, आपके सामानों की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे सामान सप्लाई करेंगे आपकी रेटिंग। उसके बाद फॉरेनर से अगर आपने पैसे उधार लिए तो आप कितने टाइम पे उस लोन को क्या करते हो, तो इसके आधार पे आपको क्या मिलती है, यू गेट एन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, मतलब एक एक्सपोर्ट क्रेडिट रेटिंग मिलती है आपको। तो जब आप फॉरेन से लोन लेते हो तो आपको क्या लगता है, तो हाँ बाकी सब चीज लगेगी बट आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट रेटिंग भी होती है। तो वो रेटिंग आप कमाओगे अपनी, तो उसका भी फीस लगेगा। आप जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना अच्छे लोन मिलने के चांसेस होंगे आपके ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें, अच्छा क्या इंक्लूड नहीं करेगा, व्हाट इट विल नॉट इंक्लूड, कमिटमेंट फीस एंड विथहोल्डिंग टैक्स। बट व्हाट इज कमिटमेंट फीस, अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो मैं आपको इतने पैसे की पेनल्टी पे करूंगा। कौन सी फीस है ये, which is this fees, commitment fees, you make a commitment that if you could not make your commitment, अगर आप अपने लोन देने का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। and what is withholding tax, अरे withholding tax क्या होता है, नहीं पता, टैक्स में नहीं पढ़ा क्या अभी तक आप लोगों ने। withholding tax is the tax you have to pay on account of gains in form of currency। बच्चों ये मैं बोल रहा हूं बट स्टिल आई विल एक बार मैं चेक करूंगा। जो आपको गेन देना होता है कब, अगर करेंसी में आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आपने लोन लिया तो $1 का था, लेकिन जब आपने लोन रीपे किया तो $1.30 का हो गया, तो आपका फायदा है नुकसान है, फायदा है ना। साल लिया $1 मतलब 40 का लोन लिया था बट पे कितना करना पड़ा, 30 पे करना पड़ा, तो आपको करेंसी गेन हो गया। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है मेरे हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स। चलिए एक बार मैं कंफर्म करूंगा, तो ये दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, कमिटमेंट फीस और विथहोल्डिंग टैक्स छोड़ के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ एफसीसीबी, व्हाट इज एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, याद है क्या आप सबको, इट्स लाइक शेयर्स ओनली, इट्स लाइक शेयर बट इशूड एज अ डिबेंचर, इशूड एज अ, और 3-4 साल के बाद जिस देश का होल्डर होता है उसको ऑप्शन मिलता है, किसी से ऑप्शन मिलता है,
वो शेयर्स में क्या कर सकता है, इसको कन्वर्ट कर सकता है. इन केस ऑफ एफसीसीबी द इश्यू एक्सपेंस shall not be कुछ percent of issue size, and for privately placed it shall not exceed 2% of the issue size in addition to what beta all in cost limit. एक मिनट, जस्ट एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना है. हम्म, 4% है. मेक इट 4%. कितना परसेंट करना बच्चों? shall not exceed कितना परसेंट बच्चों? 4% shall not exceed 4% of issue size. बच्चों ये इश्यू साइज कहां से आ गया एफसीसीबी में? एफसीसीबी में इश्यू साइज कहां से आ गया? अरे डिबेंचर है ना. तो अगर आप $100 मिलियन की क्या इश्यू कर रहे हो इंडिया में या यूएस में जाके, यूएस में जाके आप पब्लिक इश्यू लेके आओ, कितने डिबेंचर का? $100 मिलियन के पब्लिक इश्यू का डिबेंचर लेके आओ तो कितना परसेंट? 4%. और प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो मतलब 5 लोगों को आप डिबेंचर दे रहे हो तो कितना परसेंट? 2%. अच्छा, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितना था? बेंचमार्क रेट प्लस, तो पब्लिक इश्यू अगर कर रहे हो तो 4% और प्राइवेट प्लेस कर रहे हो तो 2% इसमें ऐड हो जाएगा. कब? अगर आप किसके थ्रू बोरो कर रहे हो. तो समझा क्या? अगर आप बोरोइंग किसके थ्रू कर रहे हो, इफ यू आर बोरोइंग थ्रू, अगर आप बोरो कर रहे हो किसके थ्रू? एफसीसीबी के थ्रू. एफसीसीबी जैसे डिबेंचर है वैसे पब्लिक इश्यू भी हो सकता है उनका, प्राइवेटली भी प्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हो डिबेंचर का तो मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो? ऑल इन कॉस्ट सीलिंग प्लस मैक्सिमम 4% ऑफ इश्यू साइज. तो इश्यू अगर आपका $100 मिलियन का है तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में $4 मिलियन आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. अगर आपका इश्यू कितने डॉलर का है? $100 मिलियन का है तो आप ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में कितना इंक्लूड कर सकते हो? $4 मिलियन. अगर प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में आप कितना ऐड कर सकते हो? मैक्सिमम $2 मिलियन ऑफ व्हाट? इश्यू साइज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. In case of trade credits, the cost shall include the rate of interest, other fees, expense, guarantee fees, whether paid in INR or foreign currency. Withholding tax payable in INR shall not be included. बताइए. Now what is tax rate? निखिल, tax rate क्या है? Sorry, tax rate बोलूं, trade credit. कल बताया था. What is trade credit? अबे गधे, ट्रेड क्रेडिट क्या है? कॉमन सेंस डिक्शनरी मीनिंग बोल दे. अरे ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस करते करते क्रेडिट. अरे बाबा मैं इंडिया से सामान बेचता हूँ फॉरेन में, जिसको सामान बेच रहा हूँ मैं उससे बोल रहा हूँ बाबा उधार दे, अल्लाह के नाम पे पैसे नहीं दे. व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? इट्स द ट्रेड बोल रहा हूँ मैं. इट्स द क्रेडिट दैट यू गेट, it's a credit that you get in the course of your trade. So it's either the buyer who give you the credit or the supplier who give you the credit. But बैठा कहाँ है? कहाँ बैठा है? फॉरेन में बैठा है. ऐसा क्या? तो उससे लोगे तो कुछ नहीं बोला एक्स्ट्रा. सेम है वही, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग प्लस बेंचमार्क रेट प्लस 4.5% सबको इंक्लूड करेगा. तुम उस ट्रेड क्रेडिट से जो भी पैसा रुपए में खर्च करते हो वो भी इंक्लूड करेगा, एक्सेप्ट फॉर विथहोल्डिंग टैक्स. वो भी कब? जब विथहोल्डिंग टैक्स तुम किसमें पे कर रहे हो? ऑब्वियसली टैक्स तो रुपए में पे करोगे ना. नहीं, फॉरेन में ही पे करना है तो वो अपने को नहीं करना, वो तुम्हारी सरकार जाने. इज दैट क्लियर? ECB proceeds cannot be used for what बेटा? पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा? इंटरेस्ट और चार्जेस. मतलब वाह, ECB से जो पैसा मिल रहा है तुमको बिजनेस के लिए यूज करना है. ECB से पैसा लेके ECB का पैसा यूज करके ECB का इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है. घर खरीदने के लोन लेते हो क्या करते हो? लोन नहीं, लोन लिया उसका एक FD कर दिया, वहां से जो इंटरेस्ट आता लिया यहाँ डाल दिया. ऐसा करते हो कि घर बनाते हो? घर बनाते हो. ये सर नो बच्चों, तो बच्चों याद रखना ये कॉमन सेंस है, जनरल रूल है. कोई भी बच्चा भी बता देगा कि ECB से जो पैसा रेस करते हो उसको अपने बिजनेस के लिए लगाते हो. क्या नहीं करते उसका? उसी के पैसे से लोन और इंटरेस्ट पे नहीं करते. हाँ, लेकिन एक ECB लेके दूसरी ECB का इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ. यस, उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ECB. क्या बोलते हैं? चलिए आगे पढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? अदर कॉस्ट. और कौन कौन सा खर्चा है? अभी तक क्लियर है सबको?
Normal case में benchmark rate plus 4 point. And what is benchmark rate? Depends upon the currency of borrowing. So if you are borrowing from London, it's LIBOR. If you're borrowing from Germany, it's Euribor. If you're borrowing from USA, then it is NEWIBOR, New York International Interbank Operating Rate. क्या क्या इंक्लूड करता है इसके अंदर? सब कुछ आता है आपका, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, कमीशंस, गारंटी कमीशंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी की फीस, एक्सेप्ट फॉर कमिटमेंट फीस एंड विथहोल्डिंग टैक्स. नाउ अदर कॉस्ट मतलब और कौन सा खर्चा आपका हो सकता है ईसीबी में? प्रीपेमेंट चार्ज और पेनल इंटरेस्ट इफ एनी फॉर डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट्स शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच बच्चों? 2% over and above the contracted rate of interest on outstanding principal amount and will be outside all the cost and saving. But can someone let me know what is prepayment penalty? What is prepayment penalty? अरे कुछ नहीं बाबा, तुमने लोन लिया था 10 साल के लिए, तुमने 1 साल के बाद ही बैंक को बोला कि मेरे को लोन रीपे करना है पूरा, मेरे को नहीं चाहिए लोन, तो बैंक का फायदा है नुकसान है? गलत नुकसान है बैंक का. क्यों नुकसान है? उस बेचारा 10 साल लोन होता तो तुम्हारा पैसा डबल में, बैंक को 3 गुना पैसा मिलता, लेकिन तुम 1 ही साल के बाद पे कर दोगे तो बैंक का इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम चला जाएगा ना. तो बैंक इंटरेस्ट इनकम को कॉम्पनसेट करने के लिए तुमसे क्या चार्ज करती है? प्रीपेमेंट पेनल्टी. क्या चार्ज करती है? तो तुम अच्छे ग्राहक हो, तुम लोन जल्दी चुकाना चाहते हो, तो भी कई बैंक तुमको क्या लगाते हैं? प्रीपेमेंट पेनल्टी. या फिर तुम खराब ग्राहक हो, तुम कभी भी टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरते नहीं हो, तो तुम्हारे ऊपर क्या लगाते हैं? ये सारी चीजें भी तुम करते हो तो कितना ऐड हो जाएगा? कितना? Not more than 2% over and above the what बेटा? Contracted rate of interest on the outstanding principal amount. मतलब जितना कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कितना ओवर एंड अबव? कितना ओवर एंड अबव? 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द, मतलब एक मिनट, 11% था कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्लस कितना? 2%. वो भी कितना? 2% किसका? तो बच्चों अगर मान लो मेरा 10 लाख रुपए का, 10 लाख डॉलर का प्रीपेमेंट था, तो 10 लाख डॉलर का कितना परसेंट? 13% है, 2%. अरे 11% तुम ऑलरेडी पे कर रहे हो ना. कितना परसेंट? 2%. और ये किसमें इंक्लूड नहीं होगा बच्चों? ये किसमें इंक्लूड नहीं होगा? दिस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग. किसमें इंक्लूड नहीं होगा बच्चों? ये ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में इंक्लूड नहीं होगा. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्या है? एंड यूजर्स. अच्छा अभी एक चीज बताओ, अभी तक अपन लोगों ने अच्छे तरीके से क्या कर लिया? ईसीबी रेज कर लिया है. व्हाट हैव वी डन? We have raised the ECB, we are paying the interest, गारंटी वगैरह जो भी था सब कुछ हमारा अच्छे तरीके से चल रहा है. अब पैसा रेज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ एंड यूजेस, उसके बगल में लिखा है नेगेटिव लिस्ट. व्हाट इज नेगेटिव लिस्ट? मतलब ECB रेज करने के बाद तुम इन सारी जगहों में पैसा यूज कर नहीं सकते. कब नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते? ECB रेज करने के बाद ECB से जो आपको पैसा मिला है वो आप इन पर्पसेस के क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते. द नेगेटिव लिस्ट फॉर विच द ECB प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड. पहला क्या है बच्चों? हमेशा याद रखना, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है. व्हेन आई से रियल एस्टेट इट मींस घर खरीद के बेच देना. कंस्ट्रक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. आप घर बना सकते हो, आप ECB से लोन लेके क्या कर सकते हो? बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हो, टाउनशिप्स खड़ी कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकते हो. हमेशा रियल एस्टेट इज नॉट बेटा ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी. आप प्रॉपर्टी में ट्रेड नहीं करो. कई लोग रियल एस्टेट को क्या मान लेते हैं? वो बोलते नहीं पूरा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करो बिंदास यार, सिर्फ क्या, वो तो इकोनॉमी का कोर पिलर है कंस्ट्रक्शन. सिर्फ क्या मत करो? रियल एस्टेट ट्रेडिंग. खाली जमीन, वैकेंट जमीन खरीद के बेचने वाला काम मत करो. हाँ जमीन खरीदो, उस जमीन को क्या करो? डेवलप करो, टाउनशिप बनाओ वहां पे नांदेड़ सिटी जैसा. इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट. साला सस्ते में बच्चे 2% पे लोन लिया फोन से, आज मार्केट गिरा है, मार्केट में धाम तो पूरा पैसा लगा दिया. 8 दिन के बाद शेयर मार्केट तो बढ़ेगा, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बढ़ेगा, 2 महीने के बाद बढ़ेगा. शेयर मार्केट बढ़ रहा है, क्या कर दिया? बेच दिया, अलग हो गया. सही है गलत है? अरे फिर तो कोई भी ऐसा करेगा ना. मैं भैया मैं तुमको ECB लाना लाभ क्यों कर रहा हूँ? चिंतन कहां समझे?
फीवर हुआ था, खांसी वासी आ रहा था क्या? पक्का ना? सांस 30 सेकंड ज्यादा रुकता है क्या? टेस्ट करते रहा करो रोज, सांस कितना रुकना चाहिए? क्या 10 सेकंड ज्यादा नहीं रुकता क्या कोरोना होता है तो? मेरे तो बच्चों 1 आध मिनट तक रुक जाता है, कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यस और नो, यू कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन 15-20 सेकंड। तो बच्चों अपने को नहीं है बच्चों, यू ऑल आर सेफ। बेटा अगर मेरे को हुआ ना, सबके मुंह के पास जाके यौन करूंगा, ठीक है बच्चों? फिर सब लोग मिलके एक मोमबत्ती लेके आएंगे, गो कोरोना, कोरोना गो। हाँ जी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि फिर तो सब वही करेंगे बच्चों। एंड देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? ये हो गया लिस्टेड कंपनीज में, ये हो गया, क्या लिखा है मैंने, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो मकसद? समझ रहे हो क्या है? अरे मकसद समझो क्या है? अरे मकसद ये है कि फॉरेन से लोन लाते हो तो उसको बिजनेस के लिए यूज करो। हाँ, अगर तुम बैंक हो, तुम एनबीएफसी हो, तो लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट उसमें भी क्या नहीं करना है आपको? इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जमीनों की खरीदी बेची नहीं करनी। अच्छा, और कहां पे नहीं कर सकते? वर्किंग कैपिटल पर्पस, लेकिन अपन तो पढ़ा ऊपर, इसी भी रेस्ट फॉर व्हाट बेटा? देखो तो वर्किंग कैपिटल पर्पस, एक्सेप्ट इसी भी रेस्ट फ्रॉम होम बच्चों, फॉर एन इक्विटी होल्डर, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, एक्सेप्ट इसी भी रेस्ट फॉर व्हाट बेटा? वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब बचा क्या? लिखा क्यों साला वर्किंग कैपिटल पर्पस? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट चेक एक बार। सेम ही कॉपी किया वीडियो। अच्छा, बीच में एंड, एंड तो मतलब 2 पॉइंट है। मतलब बच्चों कुल मिला के जनरल रूल ये है कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट ईसीबी फॉर व्हाट? वर्क। हाँ, लेकिन ये सारे पर्पस वर्किंग कैपिटल पर, मतलब ये सारे पर्पस के आपने ईसीबी रेस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मतलब, तो वर्किंग कैपिटल पर्पस के आप यूज नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल मतलब टेम्पररी एक्सपेंस, जो आपकी करंट एक्सपेंडिचर है। हाँ, लेकिन पहला वर्किंग कैपिटल पर्पस के आप ईसीबी रेस कर सकते हो, जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस के आप ईसीबी रेस कर सकते हो अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से। पढ़ा था मैंने, अरे अभी पढ़ा था ना 5 साल के लिए। दूसरा, वर्किंग कैपिटल पर्पस या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी आप रेस कर सकते हो, प्लस एनबीएफसी भी रेस कर सकती है लोन देने के लिए। किसको लोन देने के लिए? जिसको लोन देंगे सेम पर्पस, याद है क्या? वो वर्किंग कैपिटल पर्पस के यूज करेगा। लेकिन जनरल रूल क्या है? वर्किंग कैपिटल पर्पस के आप ईसीबी रेज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर से आ गया, देख लो एक और चीज महान, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के भी यूज ईसीबी से अगर तुमने पैसा रेस किया है तो तुम किसी यूज नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ईसीबी सेम बच्चों। तो यहाँ पे लिख ले, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के भी रेज नहीं कर सकते, लेकिन किससे रेज कर सकते हो? अपने इक्विटी शेयर होल्डर से रेज कर सकते हो। दूसरा, एनबीएफसी रेज कर सकती है, किसके लिए? फर्दर लेंडिंग के लिए। किसको लेंड करने के लिए? जो किसके लिए रेज, जो किसके लिए यूज करेगा ईसीबी को? जो वर्किंग कैपिटल या फिर जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस के लिए यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या? रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स, किस लिए यूज नहीं कर सकते ईसीबी को? रुपी लोन्स को रीपे करने के लिए भी यूज नहीं कर, लेकिन ये जनरल रूल है, एक्सेप्शन होंगे, लेकिन कुछ केस में अपन ईसीबी यूज कर सकते हैं। याद है आपको रुपी लोन जो आपने डोमेस्टिकली रेज किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, याद है आपको? उसके बाद एनबीएफसी रेज कर सकती है,
कौन रेज कर सकता है? एनबीएफसी रुपीज में लोन रेज कर सकती है, किसके लिए? फर्दर लैंडिंग के लिए। फर्दर लैंडिंग किसके लिए? कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन सेम फॉर पर्पस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर सेम पर्पस, मतलब अरे सेम पर्पस मतलब आप जिसको लोन दोगे वो किसके लिए यूज करेगा? अदर देन कैपिटल पर्पस के लिए। तो बच्चों सेम ही है, अपन ने सब पढ़ाई हुआ ऊपर वाली कृपा से। नेक्स्ट ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया 6th पॉइंट, ये हो गया 7th पॉइंट। ऑन lending to entities for the above activities except in case of ECBs, except in case of ECB raised by NBFC for, can someone let me know इसका मतलब क्या है? ऑन lending के बदले कर दो for further lending to other entities for the above purposes, मतलब क्या हो गया इसका मतलब? आप और किस लिए रेज नहीं कर सकते ECB? कोई भी एंटिटी, इधर देखिए 7वां पॉइंट है, कोई भी एंटिटी ECB रेज नहीं कर सकती। किसके लिए? ऑन लैंडिंग का मतलब हो गया फर्दर लैंडिंग के लिए। मतलब एक एंटिटी ECB लेगी और ECB लेके किसी दूसरे को क्या दे देगी? उधार दे देगी। किस चीज के लिए? कौन से पर्पस के लिए? ऊपर लिखे हुए पर्पस के लिए। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ECB रेज्ड बाय NBFC फॉर। समझा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ECB, हम पढ़ रहे हैं कि ECB की नेगेटिव लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से पर्पस के लिए आप ECB यूज नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं कि ECB आप रेस करके किसी और को फर्दर लैंड नहीं कर सकते, मतलब वहां से पैसे ले आइए और किसी को लैंड नहीं कर सकते। किसके लिए? ऊपर लिखी हुई जितनी भी एक्टिविटीज थी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इन सब के लिए आप लैंडिंग। हाँ, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? फर्दर लैंडिंग कौन कर सकता है? NBFC कर सकती है। सेम वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ, सेम वो चारों पॉइंट, रुपी लोन, फिर एक्सेप्ट ECB रेस्ड फॉर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सेम चीज। मतलब एक मिनट नहीं रहा, मतलब क्या हो गया इसका मतलब? जनरल रूल क्या है? एनी एंटिटी कैन नॉट रेज ECB फॉर फर्दर लैंडिंग, दिस इज द जनरल रूल। या आपने ECB रेज किया है तो आप फर्दर लैंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन क्या है? NBFC ऐसा कर सकती। कौन से पर्पस? सेम वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन दे सकती है, जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस के, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन जो इंडिया में किसी ने यूज किया लिया था, किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस फॉर सेम पर्पस। बोल बेटा नीलय। NBFC की, देखिए अब एक छोटा सा नीलय, एक सिंपल चीज, नीलय मुझसे पूछ रहे हैं कि NBFC की सब्सिडरी ऐसा कर सकती कि नहीं कर सकती है। मैं लॉ पढ़ाता हूं और लॉ में मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि मैं लकीर का फकीर हूं, जो लिखा है मुझे उसमें ही काम करना है। तो आप बोल रहे हो कि NBFC की सब्सिडरी ऐसा कर सकती नहीं कर सकती, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं कि NBFC की सब्सिडरी कौन है? कौन है NBFC की सब्सिडरी? अरे कौन है? हम लोग मिट्टी के पुतले हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। क्या है ये जीवन? अर्थ क्या है इस जीवन का? सारांश क्या है जीवन का? कोरोना को। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं NBFC की सब्सिडरी अगर क्या है, NBFC है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट NBFC की सब्सिडरी कोई BC है, बॉडी कॉर्पोरेट, जो NBFC नहीं है, तो कार्यक्रम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑन लैंडिंग फर्दर लैंडिंग कौन कर सकता है? और वो NBFC 4 ब्रैकेट में ही कर सकती है। NBFC वो 4 ब्रैकेट में क्या कर सकती है? फर्दर लैंडिंग कर सकती है। उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए,
सॉरी वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस के लिए, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन कैपिटल पर्पस अदर देन कैपिटल पर्पस। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ, तो ये हो गया अपनी कौन सी लिस्ट खत्म हो गई? नेगेटिव लिस्ट। एक मिनट, सबको समझे नेगेटिव लिस्ट? रिपीट कर लें। रियल एस्टेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मार्केट में, इक्विटी। कंफ्यूज मत होना कैपिटल में और इक्विटी में। कैपिटल मार्केट मतलब लिस्टेड कंपनी में, इक्विटी मतलब अनलिस्टेड कंपनी, नॉट अलाउड। उसके बाद वर्किंग कैपिटल पर्पस, फिर वो चारों आ जाएंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वो सब आ जाएगा। फिर फर्दर लैंडिंग के लिए भी नहीं हो सकता, लेकिन एनबीएफसी कर सकती, एक्सेप्शन। इज एवरीवन विथ मी? सिंपल है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? बच्चों एक्सचेंज रेट क्या होता है? किसी को करवाना है एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी है तो है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्सचेंज रेट? चंदन? कितना खर्चा आएगा अगर मेरे को क्या चाहिए? रुपए के बदले डॉलर चाहिए। यस और नो? सो व्हाट वुड बी द टोटल खर्चा? चेंज ऑफ करेंसी of foreign currency ECB into Indian rupees ECB can be at the exchange rate prevailing on the date of agreement. For such change between the parties concerned, or an exchange rate whichever is which is which is less than the rate prevailing on the date of agreement if consented by ECB lender। भगवान जाने क्या लिखा हुआ है, मुझे देखना क्या लिखा है। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ व्हाट बेटा? चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ECB इनटू इंडियन रुपी ECB। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अपने लोन, अरे कॉपी दोषंतर को सब आता है, वो तो क्या लाइफ में पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं, ये आप कभी भी साला निकाल देते हैं कि नया आ गया तुम्हारा। एनीवे कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत सिंपल है। क्या लिखा है वहां पे? आपने ECB कौन सी करेंसी में रेस किया था? फॉरेन करेंसी में रेस किया था, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं ना? यू वांट टू चेंज द करेंसी। अब आप बोलते नहीं रेस किया था किसमें, बट पे किसमें करना है मेरे को? इंडियन में, ठीक है। इनटू इंडियन करेंसी ECB कैन बी एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ व्हाट बेटा? अग्रीमेंट फॉर सच चेंज बिटवीन होम बच्चों, दोनों पार्टीज के बीच में, या फिर एट एन एक्सचेंज रेट विच इज लेस देन व्हाट बेटा? प्रिवेलिंग रेट ऑन द रेट ऑफ अग्रीमेंट। अगर कौन तैयार हो जाए इसके लिए? ECB लेंडर। फॉर कन्वर्जन टू रुपी द एक्सचेंज रेट शैल बी द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। अब बताइए क्या है इसका मतलब? मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्या हिंट दे दिया है? कि आपने लोन लिया था, so loan was obtained in which currency? You want to change the मतलब आपको क्या करना है? आप रीपेमेंट करना है, तो आपको किसमें पे करना है? इंडियन करेंसी में, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रेट? तो आप सबसे पहले तो उसको मनाओगे, किसको मनाओगे? फॉरेन पार्टी को मनाओगे कि सर देखिए मैंने लोन कौन सी करेंसी में लिया था, बट जब मैं रीपेमेंट करूंगा वो कौन सी करेंसी में करूंगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2012 को लैंडर और बोरोवर का क्या होगा? अग्रीमेंट होगा। कौन सा तारीख को बच्चों? 1 जनवरी 2012 को देयर वुड बी एन अग्रीमेंट बिटवीन होम बच्चों? लैंडर एंड द बोरोवर वुड बी हैविंग एन अग्रीमेंट। अच्छी बात है। इस रेट क्या कर सकते हैं ये लोग? करेंसी रेट अग्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? दे कैन अग्री ऑन व्हाट बेटा? करेंसी रेट। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल अग्री किया कितना रुपए? 72 रुपीस। कितना रुपए बच्चों?
मतलब फॉर एग्जांपल मेरी इंस्टॉलमेंट अगर $10,000 की है तो मैं आपको $10,000 नहीं दूंगा, मैं कितने दूंगा आपको? 10,000 इंटू मैं आपको कितने दूंगा? 7,20,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कर सकते हो? यस यू कैन डू। क्यों कर सकते हो ऐसा? क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी में पे करना होता है, तो आपको क्या करना होता है? पहले बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं, उसके बाद वो आपको उतने का डॉलर मिलता है, कमीशन देना पड़ता है, ये सब। तो आप अपने इन्वेस्टर, आप अपने लेंडर से बोल सकते हो कि सर मुझे करेंसी क्या करवानी है? एक्सचेंज करानी है। तो हाँ, into ECB rupees can be done at the exchange rate prevailing on the rate of the agreement for such change between the parties concerned। तो पहला क्या है बच्चों? करेंसी रेट क्या है? करेंसी रेट क्या है? एक्सचेंज रेट क्या है? जिस दिन अपना अग्रीमेंट हुआ था 72 रुपीज का था, या फिर और एट द एक्सचेंज रेट विच इज लेस देन द प्रिवेलिंग रेट, या फिर 72 से कम हो तो भी चलता है। 72 जो रेट था, या फिर उससे कम रेट, विच एवर इज लेस। अगर कौन तैयार हो जाए? ECB लेंडर तुम्हारा ससुर है, क्यों तैयार होगा? अगर रेट 72 का है तो ECB लेंडर बोलेगा 70 चलेगा, तो तुम मेरे घर बेटे जैसे 70 ले ले, उसका लॉस है ना। जहां पे आप $1 के अगेंस्ट उसको कितना पे करते? 72 पे करते। अब आप $1 के अगेंस्ट 70 पे करोगे तो उसको कितना रुपए कम मिल रहा है? उसको ₹2 क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। एक्चुअली ना, आप एक मिनट, आपका फायदा कब है? यस, अगर वो 40, अगर करेंसी रेट 75 का है या करेंसी रेट 72 का है, बट वो मैं बोलता हूं सर 65 कर लो, तो मेरा क्या है बच्चों? फायदा है ना। मेरा क्या है? फायदा है। तो कौन से रेट पे आपको एक्सचेंज रेट करना है? कौन सा रेट? जो रेट एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर उससे कम रेट। लेकिन उससे कम रेट कब? जब कौन तैयार हो जाए? जिसकी संभावना बहुत कम है। फॉर कन्वर्जन टू रुपी, अच्छा ये तो हो गया किससे किससे किस में कन्वर्ट कर लिया अपन ने? फॉरेन करेंसी से किस में कन्वर्ट कर लिया? इंडियन रुपी में। अब उल्टा, फॉर कन्वर्जन टू रुपी, अब अपने को क्या करना है? अब एक मिनट, अपन लोन लेकर जब आए थे, अभी तो हमने रीपेमेंट के टाइम पे एक्सचेंज किया, जब अपन लोन लेकर आए थे तब क्या हुआ था? जब अपन लोन लेकर आए थे तो अपन क्या लेके आए थे? डॉलर लेके आए थे ना। अब डॉलर अपन वहां से लेके आए, बट अपने को इंडिया में खर्च किस में करना है? अपने को फैक्ट्री बनानी है लोन से, तो वो तो रुपए में पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो कैसे कन्वर्ट? एक्सचेंज रेट क्या होगा? इसमें कुछ नहीं है। कौन सा रेट? कौन सा रेट? द रेट ऑफ कन्वर्जन प्रिवेलिंग ऑन द रेट ऑफ सेटलमेंट। मतलब मैं जब मैं RBI के या ऑथोराइज डीलर के ऑफिस से पहुंचता हूँ, बैंक की ब्रांच से पहुंचता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, तो उतने टाइम का रेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक मिनट, ये प्रोविजन क्लियर हुआ सबको एक्सचेंज रेट का? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि दुष्यंत सर भूल तो नहीं गए प्रोविजन। अरे भूलेंगे तो तब जब याद किया होगा, कभी मैं याद करने वाला काम नहीं करता बच्चों, इंटरप्रीट करता हूं। क्या करता हूं? आगे बताओ, नेक्स्ट क्या है बच्चों? हेजिंग प्रोविजन। ये लगता है रट्टा मारना पड़ेगा बच्चों। व्हाट इज हेजिंग प्रोविजन? हाँ, मैं एक जैक रयान में एक एपिसोड देख रहा था। साक्षी चालू किया क्या जैक रयान? एक एपिसोड मत देखना, क्योंकि एक देख लिया तो फिर पूरा देखोगे। कल मेरा खत्म हो गया, दोनों सीरीज देख के खत्म हो गए दो बार। अभी जैक रयान बंद हो गया तो मेरे को लग रहा है कि मेरा जिंदगी कैसे निकलेगा। कल मैंने अपनी वाइफ को फोन करके बोला कि पापा जल्दी आओ, जैक रयान खत्म हो गया। एनीवे, तो बच्चों ध्यान देखना। तो अरे बहुत, तुम्हारे एग्जाम के बाद टाइम मिले तो देखने का, क्या सीरीज है तुम देखा है? किसने भी देखा? बेटा देखा होगा तो पक्का फेल होगा। हाँ, मैंने एग्जाम दे दिया है। हाँ, आज से 12-13 साल पहले। इधर तो बच्चों जैक रयान में क्या हुआ ना, उसमें अमेरिका का ना एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। अरे नहीं, मैं ये ऐसे टाइम पास है। एक ना मिलिट्री का ऑफिसर होता है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा वो कहाँ पे। 11 एपिसोड है उसमें। एक मिनट का मैं सीन बता रहा हूँ, क्या बताने के?
हेजिंग बताने के लिए, हेजिंग क्या होता है। सो उस सीन में क्या होता है कि वो मिलिट्री का जो ऑफिसर है ना वो फंस जाता है, मतलब एक गड्ढे में गिर जाता है, और उसको मारने के लिए आर्मी, मतलब जो आईएसआईएस के लोग होते हैं वो 11 के 20-25 लोग झुंड में आते हैं। इसके पास बंदूक थी, इसने चलाई, 4-5 लोगों को मार दिया इसने, ठीक है। अब उसने यहां पे से बम निकाला, बम फेंक दिया, 2-3 लोग उसमें मर गए, ठीक है। उसके बाद यहां से उसने छोटी गन निकाली, उसके हाथ में मशीन है, वो स्टैन गन होती है ना AK-40, फिर उससे 2-3 लोगों को मार दिया। फिर वहां पे 150 लोग आ गए, और फिर वो लोग क्या हो गए, बोले चलो नीचे इसको अटैक करते हैं। हेजिंग इज बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। फिर उसने अपने मोजे से 2 चाकू निकाले और 8-10 लोगों को वहां मार दिया। समझ में आ रहा है? सो व्हाट वाज द हेजिंग इन दिस केस? आप जब सारी जगह से हार गए हो तो आपको आखिरी में प्रोटेक्ट कौन कर लेता है? वो आपका चाकू। दैट वाज हेजिंग। हेजिंग इज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग क्या है बच्चों? एक टूल होता है किस चीज का? छुपाना, कुछ तुम बचा के रखना। जैसे मेरी मेरी वाइफ मुझे बोलती कि अपने को 6 महीने में एक बार घूमने जाने का है, ठीक है। तो मुझे अब घूमने जाने का, तो जो उसमें मैं डर जाता हूँ। एक बार घूमने निकले बच्चों, 2-3 लाख रुपए गया। वो तो इंडिया में घूमते तो 2-3 लाख गया, चलो फॉरेन में गए तो पता नहीं। तो मैं उसको बोलता हूँ फॉरेन अच्छा नहीं है, थैंक्स टू कोरोना। एनीवे, अभी 1 साल तक तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों। तो मैं उसको बोलता हूँ इंडिया घूमते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, 3 लाख रुपए एक साथ अगर घूमने में निकल जाता है, मुझे जान पे आती है, तो मैं क्या करता हूँ, हेजिंग करता हूँ। हेजिंग बोल दो, मैं रोज जितना अर्न करता हूं मैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या करता हूं, एक अलग से मैंने गुल्लक बना के रखी है। मैंने दो गुल्लक बना के रखी है, एक भगवान की गुल्लक और एक अपनी गुल्लक। अपनी इनकम का रोज सर्टेन परसेंट मैं कहां पे डालता हूं? एक भगवान के अकाउंट में डालता हूं और एक अपने प्ले अकाउंट में डालता हूं। प्ले अकाउंट मतलब फुल घूमने खामने का उस अकाउंट से, ठीक है। जो शौक आप नॉर्मली नहीं कर सकते वो शौक कहां से करने का? प्ले अकाउंट से। एक बार मेरी इच्छा है हेयर स्पा कराने की, नहीं कराया मैंने आज तक। मेरे को लगता है वो लग्जरी है वो, लेकिन वहां वो कहां से कराने का? प्ले अकाउंट में जितना पैसा रखा है बच्चों, आपको जो कराना है आप वो कराओ प्ले अकाउंट में। उसमें उस प्ले अकाउंट से पैसा खर्च करते टाइम सोचने का नहीं, ऐसा मैं हर बार सोचता हूं लेकिन कभी नहीं होता बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? वो जो पैसा मैंने रखा है वो क्या है? दैट इज हेजिंग। दैट इज, जब आप ईसीबी रेस करते हो, मुझे बताओ सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या इसे करेंसी फ्लक्चुएशन सबसे बड़ा रिस्क है? सर जब आपने लोन लिया था तब करेंसी का रेट था $1 के मुकाबले ₹1 था 60 रुपए। जब आप क्या करोगे, जब रीपे करने जा रहे हो तो $1 का रेट हो गया ₹80। बच्चों कहना इसे आप 20 रुपए, 20% तो आप वैसे ही बर्बाद हो गए, है ना? तो देखो ध्यान से, हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग मींस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर। इट मींस हैविंग रिसोर्सेज टू रीपे व्हाट बेटा? ECB. The entities that have raised ECB are required to follow what बेटा? ओए, जिन कंपनीज ने क्या रेज किया है, ओए जिन कंपनीज ने क्या रेज किया है उनको हेजिंग करना है। हेजिंग मतलब पहला उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए किस चीज के लिए? रीपे करने के लिए, या फिर करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ तो वो मैनेज करने के लिए उनके पास क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। और इसके लिए क्या इशू किए? ईसीबी, जिन लोगों ने ईसीबी रेज किया उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी। कौन सी? अरे बच्चों कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है? हेजिंग की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जो किसने इशू की है? सेक्टरल और प्रूडेंशियल रेगुलेटर ऑफ व्हाट बेटा? फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। मतलब कौन रेज का हेजिंग की गाइडलाइंस कौन बनाएगा? वो सेक्टरल रेगुलेटर ऑफ व्हाट बेटा? फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एनबीएफसी कंपनी हो तो आपका सेक्टरल रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके लिए कौन बनाएगा हेजिंग की पॉलिसीज? आपका जो भी सेक्टरल रेगुलेटर है वो आपके लिए हेजिंग की पॉलिसी बनाएगा। द रेजिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू, कितना बच्चों? आर रिक्वायर्ड टू, अरे यार, आर रिक्वायर्ड टू hedge 70% of ECB exposure if the, एक मिनट मुझे, एक्सचेंज, हाँ कितना है?
रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी हेज कितना परसेंट? 70% of their ECB. So they have to mandatorily hedge कितना परसेंट बच्चों? 70% of ECB exposure if the average maturity is less than 5 years and the designated branch of authorized dealer shall verify. कितना परसेंट बच्चों? 70%. तो कितना बच्चों? 70% मुझे क्या करना है? 70% मुझे क्या करना है? ECB एक्सपोजर का 70% मुझे हेज करके रखना है। तो मेरा घूमने में खर्चा आता है 3 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए खर्चा आता है मान लो। तो 2 लाख में से मैं क्या करता हूं, मेरे प्ले अकाउंट से कितना निकल जाता है? 25,000 रुपए उतने ही निकलते हैं, थोड़ा ना जमा करूंगा, 1 आध करोड़ थोड़ा ना निकलेगा। तो बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा डाल रहा हूं प्ले अकाउंट में, तो प्ले अकाउंट से इस बार कितना निकाल लूंगा मैं? 1 लाख रुपए। मेरे घूमने में खर्चा कितना आएगा? 2 लाख। घूमने का खर्चा हो जाएगा 1,25,000 रुपए, ठीक है। तो कहना इसे बच्चों मेरा 1 लाख तो हेज हो गया ना। मुझे उस समय घूमने के टाइम पे अपने पॉकेट से कितना डालना है? 25,000 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब मैं घूमने आता हूं ना, तो मैं ये इंश्योर करता हूं, पहले से स्केड्यूल बना के जाता हूं कि किसी भी मार्केट में नहीं जाना है बच्चों। एक मार्केट में गया, चूड़ी, कंगन और झुमका, इनका शॉपिंग चालू हुआ बच्चों, तो 5-6 हजार कहां जाते पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, ये चीज लेके जरूर आते हैं। अपने को देखो बच्चों, एक घड़ी खरीदा, इतने लॉयल है, साला रोज पहनते हैं। जूता खरीदा, रोज पहनते हैं। मोजा खरीदा, 2 दिन में चेंज करके पहनते हैं। लड़कियों का समझ में ही नहीं आता बच्चों, 5-6 जोड़ी जूते, और बच्चों ओकेजन के हिसाब से पहनते हैं। समझ में ही नहीं आता बच्चों, मेरे को इतना जान पे आता है ना। झुमके खरीदे 50 झुमके, फिर उसमें से जो एक पसंद आ गया ना, उसी को पहनेंगे। 49 जो है वो ऐसे ही सड़ते रहेंगे। अब फिर जब पार्टी कहीं पे जाना है, तो यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ दिलाते ही नहीं हो। एक झुमका नहीं है बच्चों मेरे पास, एक, इससे ज्यादा सेक्रीफाइस और क्या कर सकता हूं? खुद एक नहीं 50 दिलाए हैं। यस मनोज? तो बच्चों कितना परसेंट रखना है अपने को? भाई कितना परसेंट रखना है? 70% रखना है बच्चों। अगर आप 100 रुपए का लोन लेते हो, तो आपके पास कम से कम कितने रुपए का जुगाड़ होना चाहिए? तो 70 रुपए का आपको एफडी करना पड़ेगा, या किसी भी तरीके से आपको हेज करना पड़ेगा, ताकि आप, अगर ऐसा हो कि आपके पास पैसे देने की स्थिति नहीं है, तो आप क्या करो? आपका प्ले अकाउंट, हेजिंग मतलब प्ले अकाउंट से पैसा निकालो, विड्रॉ कर दो। करेंसी फ्लक्चुएशन हो गया, हेजिंग से पैसा निकालो, दे दो। इज दैट क्लियर? हेजिंग करना है नहीं करना है? इसका फायदा क्या होगा? इंडियन कंपनीज की इमेज खराब नहीं होगी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बॉस करें? चलिए।